Today we are going to discuss about the cropping pattern of India. There are mainly three cropping patterns in India: Rabi, Kharif and Zaid. तीन सीजन है भारत में खेती के, एक रबी सीजन, दूसरा खरीफ सीजन और तीसरा जायद सीजन। इन तीनों सीजनों में हमारे जो किसान हैं वो अलग अलग फसलें उगाते हैं। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, गन्ना है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है, अलग अलग फसलें हमारे किसान बोते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग यहाँ की 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से अपनी अर्निंग कमा रही है। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन अर्न इट्स अर्निंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप या रबी सीजन कौन सा है, कौन सी फसलें हैं? Rabi crops are grown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. रबी क्रॉप सर्दियों के मौसम की फसलें हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक ये बोई जाती है और गर्मियां जैसे आती है अप्रैल से जून महीने में इनकी कटाई शुरू हो जाती है। सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कोई फसल बोई और वो काटी जा रही है अप्रैल से जून में, गर्मियों में। उस फसल को हम रबी क्रॉप कहते हैं या रबी सीजन क्रॉप कहते हैं। सम इंपोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बैर्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। रबी सीजन में आने वाली जो मुख्य फसलें हैं वह गेहूं, मक्का, मटर, चना, सरसों, ये रबी सीजन की मुख्य फसलें मानी जाती है। These crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and UP are important for the production of wheat and other rabi crops. रबी जो क्रॉप्स है वो पूरे भारतवर्ष में बोई जाती है। स्पेशली जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, जो ये रीजन है, इसमें कई तो रबी सीजन की मुख्य फसलें हैं वो ही बोई जाती है। और इस क्षेत्र की जो मुख्य रबी सीजन की फसल है वो है गेहूं। रबी सीजन में अधिकतर ये तो नॉर्थर्न और नॉर्थर्न वेस्टर्न वाला पार्ट है इंडिया का, उन रीजन में गेहूं की बुआई होती है, वो हमें दिखाई देगी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। सर्दियों में जो हल्की फुल्की बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, वो इन फसलों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी है। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western UP, parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. भारत में जो हरित क्रांति सफल हुई है, जिसके अंतर्गत हम आज एक से ज्यादा फसलें बोने के लायक बने हैं, देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना है, तो उस हरित क्रांति की सफलता के कारण ही जो सरकार के अतिरिक्त प्रयास थे हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए, उन सबके कारण ही भारत में ये जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न नॉर्थर्न वाला अपना पार्ट है, इसमें जो रबी सीजन के क्रॉप्स है
वो आसानी से बोई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर क्या क्या फीचर आ गई रबी सीजन की? फर्स्ट हमने डिस्कस किया, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ समर। विंटर आने पे बुआई हुई इन फसलों की, समर सीजन आने पर कटाई शुरू हो गई। इट इज ग्रोन इन द मोस्ट पार्ट इन इंडिया, भारत के अधिकतर भागों में ये बोई जा रही है, नॉर्थन और वेस्ट नॉर्थन वाले रीजन में। इट इज ग्रोन इन अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। बोई किस महीने में गई? अक्टूबर से दिसंबर तक। काटी कब जाएगी? अप्रैल से जून महीने में। जैसे अपनी गेहूं की फसल है, रबी सीजन की आती है, हम मेनली कब बोते हैं? नवंबर दिसंबर में। अपने हरियाणा में नवंबर में ही बुआई शुरू हो जाती है। कुछ जो सूखे एरिड रीजन्स है वहां पर दिसंबर तक बुआई चलती रहती है। और कटाई कब होती है? अप्रैल में, मई में। मोस्टली अप्रैल में ही हमारी कटाई पूरी हो जाती है हरियाणा पंजाब में। कुछ रीजन में मई तक कटाई चली जाती है। तो हो गई ना रबी क्रॉप्स। इसी तरह की दूसरे फसलों के एग्जाम्पल बताए, मस्टर्ड हो गई, पीज हो गई, या फिर पेरली हो गई, ग्राम हो गई। ये सीजन की मुख्य फसलें हैं। सेकंड सीजन आता है खरीफ सीजन, या हम कह सकते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी हो गई? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October month with the beginning of winter season. खरीफ क्रॉप गर्मियों में बोई जाती है। गर्मियों में कब? मानसून जब आता है देश में। मानसून कब आता है? जून जुलाई के महीनों में। अब जैसे जुलाई है, हरियाणा में मानसून आ जाएगा। बता रखा है ना कि 6-7 तारीख तक हरियाणा में मानसून एंटर कर जाएगा। जो साउथ स्टेट है वहां पर जून में आ जाता है पहले। तो भाई जो फसलें मानसून के आने के साथ साथ बोई जाती है गर्मी सीजन में, समर सीजन में, और सर्दियां शुरू होने से पहले काट ली जाती है सितंबर अक्टूबर के महीनों में, उनको हम कहते हैं खरीफ फसलें। जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। दीज आर द खरीफ क्रॉप। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, कॉटन, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। ये खरीफ सीजन की मुख्य फसलें है। अब जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में हम जो ये अब खरीफ सीजन का मौसम चल रहा है, मोस्टली हम चावल की खेती करते हैं। पैडी, पैडी होता चावल, चावल लगा देंगे, धान। और ये काटते कब है? सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर के महीने में काट देंगे इसको। इसी तरह ज्वार और बाजरा है, में जुलाई में बाजरे को हम बोएंगे, ज्वार को बोएंगे, और सितंबर अक्टूबर तक इसको काट देंगे, उसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। इसी तरह कॉटन है, जूट है। तो ये सारी फसलें वे है जिनकी बुआई तो हुई मानसून के आने के साथ ही, यानी कि जून जुलाई के महीने में, और कटाई हो जाएगी सितंबर से अक्टूबर महीने में।
नेक्स्ट जो अपना सीजन आता है वो आता है जायद सीजन और जायद क्रॉप्स। अब हम देख रहे हैं कि रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में एक छोटा सा गैप है गर्मियों में। उस गैप में जो फसलें बोई जाती है उस अंतराल पर, उसको हम नाम देते जायद सीजन का। एंड बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन। ये भी गर्मियों में रबी सीजन की फसलें काट ली जाती है। मान लो मैंने गेहूं बो रखा, गेहूं मेरा अप्रैल में कट गया, ठीक, अप्रैल में मैंने अपने खेत को साफ कर दिया, फसल अपने उठा ली। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉप्स है, मेरे को पैडी लगानी है, चावल लगाना, वो जुलाई में लगाना है। अब अप्रैल मई जून जो 3 महीने का जो समय है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक तीसरी फसल और उठा लूं। भाई कोई सब्जी लगा दूं, कोई वेजिटेबल, कुकुम्बर है, मस्कमेलन है, वाटरमेलन है, इनको लगाकर, या कोई फोडर क्रॉप्स है, इनको लगाकर मैं तीसरी फसल लेने की कोशिश करूंगा। तो वे जो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में बोई जा रही है उनको हम नाम देते हैं जायद फसलों का। क्लियर? शुगर केन एनुअल क्रॉप है, ध्यान रखना। शुगर केन एनुअल क्रॉप लगभग पूरा साल लेती है, पककर लगने से लेकर पककर कटने तक। मान लो मैंने अब शुगर केन लगाया, शुगर केन होता है बेटा गन्ना, मैंने गन्ना लगाया अपने खेत में, ठीक है। अब वो गन्ना मैंने लगाया, जब मेरी रबी क्रॉप कट गई, या मैंने गन्ना लगाया कि जब मेरी जो ये खरीफ क्रॉप्स थी ये कट गई अक्टूबर नवंबर में मैंने गन्ना लगाया, ठीक है। उसके बाद 1 साल तक वो बड़ी होने में, तैयार होने में, अपने ग्रोथ के लिए समय लेगी। मिलों का तुम्हारे को पता है, गन्ना मोस्टली हम कहाँ पे डालते हैं, शुगर मिल्स में। और शुगर मिल्स कब चलती है? सर्दियों में, विंटर सीजन में ही। नवंबर में शुरू होगी तो अप्रैल तक वो मोस्टली चलती है शुगर मिल। तो जब भी मेरे पास पर्ची आएगी मैं डालूंगा अपने गन्ना। अगर मैंने अब मई में अपने गन्ने को बोया है तो वो मेरे गन्ने को अब जो लास्ट मंथ है, मार्च अप्रैल, शुगर मिल्स वहां पे मंगवाएगी। मैं उन महीनों में उसके पास अपना गन्ना डालूंगा। तो एनुअल क्रॉप होती है शुगर केन, पूरा साल लगता है इसको। ये नहीं कि हर 6 महीने के बाद हम खेती कर सकते हैं, फसल उठा सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे क्या हम कि हमारी जो सरकार है उसने हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। What steps have been taken by the Indian government to improve the agriculture system? Yeah, what are the technological and institutional reforms introduced by the government of India? खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना सरकारी सहयोग के उसमें सुधार हो ही नहीं सकता, उसकी कंडीशंस में सुधार हो ही नहीं सकता। तो सरकार को प्रयास करने हैं खेती बाड़ी को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारी लगभग 60% की जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। और खेती लगभग हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें 30% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। जो हमारी जीडीपी का 30% है वो लगभग अकेला फार्मिंग सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो इसलिए जरूरत होती है खेती को सुधारने की।
पहले आपको पता है कि भारत में खेती कैसे होती थी? कैसे होती थी? हम पहले खेती बाड़ी करते थे ट्रेडिशनल मेथड से। अर्लियर आवर फार्मर्स वर बिजी टू डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज with the traditional methods, with the traditional tools and machines. So the production was very less. भाई जब हम पुरानी तकनीक से खेती करेंगे, पुराने औजारों की मदद से खेती करेंगे, तो जो प्रोडक्शन है वो तो कम होगा, ज्यादा थोड़ी ना होगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाना था, क्योंकि भारत देश तो बहुत बड़ा है, देश की आबादी बहुत बड़ी है, तो सबसे पहले देश को फूड ग्रेन्स में सेल्फ डिपेंडेंट होने की जरूरत थी। देश को आत्मनिर्भर होने की जरूरत थी खाद्यान्न में, कि कम से कम अपनी आबादी का पेट तो यहीं से भर ले। अगर हमें अनाज भी इंपोर्ट कराना पड़ गया तो भाई भारत के पास जो रिसोर्सेज है, जो इनकम है, वो तो अनाज में ही चली जाएगी। दूसरी चीजों का क्या होगा, दूसरी जरूरतों का क्या होगा? तो इसलिए भारत सरकार ने प्रयास किए कई सारे सुधारों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि भाई कई ऐसे प्रयास किए गए जिनसे खाद्यान्न सामग्री या उत्पादन जो था खेती बाड़ी का वो बढ़ा। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति का नारा, हरित क्रांति को सक्सेस करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए। वो प्रयास कौन कौन से थे, उन पर हम चर्चा करें। एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट compatibility, techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. खेती बाड़ी तो हजारों सालों से की जा रही है भारत में, लेकिन देश में जो संस्थागत जो कमियां है, यह जो देश में परंपरागत पद्धति से खेती बाड़ी करने की समस्या है, वो देश में खेती बाड़ी को विकसित नहीं होने दे रही। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. भाई आज कई सारी सुविधाएं हो चुकी है खेतों में सिंचाई करने के लिए, कि हम नहरों की मदद से, ट्यूबवेल की मदद से खेती में पानी दे सकते हैं, अपनी सिंचाई कर सकते हैं खेतों की। लेकिन उन सबके बावजूद भी अधिकतर क्षेत्रों के हमारे जो किसान है वो सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, उसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है, उसी ऊपर डिपेंड करती है। Our farmers are not able to grow or purchase expensive technology. They are not able to purchase fertilizer. तो आज भी समस्या तो है ही, क्योंकि अधिकतर किसान क्या गरीब है, गरीब होने के नाते वो नई टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या जो नई खादें हैं, बीजें हैं, उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आज भी कहीं ना कहीं ये समस्या बनी हुई है। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक इंडिया, दिस प्रोसेस इज सीरियस थ्रेट एंड चैलेंज। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की लगभग 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है, तो उस देश के लिए और भी गंभीर मुद्दा बन जाता है खेती बाड़ी का पिछड़ापन होना। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन
need some serious technical and institutional reform. खेती बाड़ी जो लगभग देश की 60% पॉपुलेशन की अर्निंग का एक सोर्स है, अब उसको विकसित करने की जरूरत है। उसके लिए उसको विकसित करने के लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत सुधारों की जरूरत है। कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड abolition of जमींदारी सिस्टम were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. भारत को जैसे ही आजादी मिली, भारत की आजादी के मिलते ही भारत सरकार ने जो खेती थी उसकी तरफ ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? एक तो देश में सामूहिक जो खेती थी, जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उसको इंकरेज किया। दूसरा जो जमींदारी सिस्टम था देश में, उसको खत्म कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट abolished जमींदारी सिस्टम आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। उसके बाद कहता है, और इंडियन गवर्नमेंट started many land reforms programs after its freedom. First 5-year plan main focused on the agriculture sector. भाई भारत सरकार ने आजादी के बाद बहुत सारे जो भूमि सुधार कार्यक्रम थे वो चलाए हैं। जो फर्स्ट 5-year प्लान था, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मुख्य फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाना ही था। जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो पूरी की पूरी तरह कृषि पर केंद्रित था। The right of inheritance had already led to stagnation of land holdings, necessity consolidation of holding। कि भाई जो निवासी थे उन निवासियों को ही किसी अक्षेत्र की जमीन पर मालिकाना हक दिया गया सरकार की तरफ से। कि जमीन का जो मालिकाना हक था वो किसे दिया गया? जो उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले इनहेरिटेंस थे, सिटीजन थे, उनको ही अधिकारी, उसको ही स्वामी मान लिया गया जमीनों का। इसके बाद भाई क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्लेम, द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। द गवर्नमेंट आल्सो गिव क्लेम्स टू द फार्मर्स आफ्टर देयर क्रॉप वेस्टेज। हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है? हमारी सरकार हमारे को क्रॉप इंश्योरेंस दे रही है। फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज की सिचुएशंस में। इसी तरह हमारी फसलें बर्बाद होने के हालात में हमारे को मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से। मान लो मेरी फसल पककर तैयार है और तभी बारिश ज्यादा हो जाए, पानी भर जाए खेतों में, मेरी फसल खराब हो जाए या मेरे खेतों में आग लग जाए किसी भी कारण से, तो सरकार ऐसे हालात में क्लेम देती है किसानों को। जिसकी फसल हुई है उनकी गिरदावरी कराती है कि जिनकी फसल खराब हुई उन खेतों की गिरदावरी करवा देती है सरकार अपने अधिकारियों से, और उसके बाद एक क्लेम का प्रोविजन कर देती है कि भाई हम पर एकड़ कितना क्लेम देंगे। उसके बाद बात है स्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन। इंडियन गवर्नमेंट established many ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइडिंग लोन टू द फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट रेट। हमारी सरकार ने बहुत सारे ग्रामीण बैंक, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित कर रखी है जो किसानों को कम ब्याज दर पर पैसा मुहैया कराती है ताकि किसान आसानी से अपनी फसलें बेच के
किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, और some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers. किसान क्रेडिट कार्ड है, हमारे किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवा दिए गए सरकार के द्वारा, या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है कि भाई खेत में काम करते हुए अगर किसी किसान की मौत हो जाए तो उस हालात में किसानों को आर्थिक सहायता देती है सरकार। ये कुछ ऐसी स्कीम थी KCC और PAIS की जो सरकार ने किसानों के हित के लिए बनाई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was started which includes both institutional and technical reforms. हमारी सरकार ने 1980 से 90 के दशक में किसानों का भला करने के लिए कई सारे जो इस तरह की तकनीकी और संस्थागत सुधार थे खेतीबाड़ी क्षेत्र में वो इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि किसानों का भला किया जा सके। उसके बाद हम कहते हैं सब्सिडीज। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ह्यूज सब्सिडीज ऑन द एग्रीकल्चरल इनपुट्स एट प्रेजेंट। मैक्सिमम सब्सिडी इज बीइंग गिवन ऑन फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर टूल। हमारी सरकार किसानों को सब्सिडीज देती है। जो किसान खेतीबाड़ी में यंत्र यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, रोटावेटर है, हार्वेस्टर है या फिर कंबाइन है, इस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको लेने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। या जो हम फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में खाद लगाते हैं उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसान आसानी से अपनी जो खेती है वो आधुनिक यंत्रों की सहायता से कर सके। इसी तरह HYV सीड्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू एनहांस प्रोडक्शन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग HYV सीड्स टू द फार्मर। भाई खेती का उत्पादन बढ़ाना है तो सीधी सी चीज है HYV सीड्स का इस्तेमाल करना। हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स है उच्च गुणवत्ता वाले उनका इस्तेमाल करना है। उनके इस्तेमाल करने के बाद ही हम ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। स्पेशल सेमिनार्स आर आल्सो बीइंग हेल्ड। मैनी न्यू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। भारत सरकार ने बहुत सारी इस तरह खेती की जो यूनिवर्सिटीज है, कृषि के जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित किए हैं जहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि आज हमारी जो सरकार है वो हमारे किसानों को पहले ही मौसम की जानकारी प्रोवाइड करा रही है, मिल रही है ना, वेदर फोरकास्ट। तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने जो मौसम की सूचना थी वो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से देनी शुरू कर दी ताकि किसानों को वेदर के बारे में पता लग सके, क्लाइमेट के बारे में पता लग सके और उसके अनुसार वो अपनी खेती बाड़ी की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे सके।